नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम मुगल शासक बाबर और हुमायूं के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम सूर शासक शेरशाह के बारे में चर्चा करेंगे। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने अफगानों को हराकर भारत में मुगल सत्ता की स्थापना की थी, लेकिन अभी भी अफगानों की शक्ति पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई थी। वे निरंतर अपनी शक्ति संगठित कर रहे थे। इन्हीं अफगानों का नेता शेर खां अत्यंत ही महत्वाकांक्षी था। उसने चौसा व कन्नौज के युद्धों में हुमायूं को परास्त कर अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा किया। हुमायूं का राज्यकाल 15 वर्ष के अंतर से 2 भागों में बंट गया। इस अंतरकाल में शेरशाह ने भारत में सूर राजवंश की स्थापना की। यह अंतरकाल 2 कारणों से अधिक महत्वपूर्ण है। पहला तो यह है कि इस काल में अफगान राजवंश दिल्ली के तख्त पर आसीन हुआ, और दूसरा, इस काल में एक श्रेष्ठ व सुसंगठित शासन व्यवस्था स्थापित हुई। यही उत्तम शासन व्यवस्था आगे चलकर हुमायूं के उत्तराधिकारियों को एक अमूल्य विरासत के रूप में प्राप्त हुई। इस उत्तम व्यवस्था को स्थापित करने का श्रेय शेरशाह सूर को है। अब हम बात करते हैं शेरशाह के प्रारंभिक जीवन की। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद था। उसके पिता का नाम हसन खां था। फरीद के जन्म की तिथि के बारे में विद्वानों में मतभेद है। कानूनगों ने उचित तर्क देकर फरीद का जन्म स्थान नारनौल बताया है और उसका जन्म 1486 में होना बताया है, किंतु डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव, डॉक्टर त्रिपाठी आदि ने उसका जन्म 1472 में होना बताया है। फरीद के जन्म के बाद हसन खां ने हिसार में जमाल खां के यहाँ नौकरी कर ली, और जब सिकंदर लोदी ने जमाल खां की बदली जौनपुर कर दी, तब हसन खां भी उसके साथ बिहार चला आया। यहाँ जमाल खां ने हसन खां को सहसराम, खवासपुर और टाडा के परगनों का जागीरदार बना दिया। हसन खां ने 4 विवाह किए थे। फरीद और निज़ाम उसकी बड़ी पत्नी के पुत्र थे, किंतु उस पर उसकी छोटी पत्नी का सबसे अधिक प्रभाव था। अपनी विमाता के दुर्व्यवहार से दुखी होकर फरीद जौनपुर चला आया। यहाँ पर उसने अरबी, फारसी, व्याकरण आदि का गहन अध्ययन किया। उधर हसन खां अपनी जागीर का सुव्यवस्थित प्रबंध न कर सका, अतः जमाल खां ने हसन को परामर्श दिया कि वह अपनी जागीर का प्रबंध फरीद को सौंप दे। जमाल खां ने पिता पुत्र में मेल करवा दिया तथा हसन खां ने फरीद को अपनी जागीर का प्रबंध सौंप दिया। फरीद ने अपनी जागीर का प्रबंध बड़ी योग्यता से किया। जिन जमींदारों व किसानों ने सिर उठाने का प्रयास किया, उन्हें दबा दिया गया। दीवानी और फौजदारी अधिकारियों को नियंत्रण में रखा तथा चोर डाकुओं का सफाया कर अपनी प्रजा को सुख और शांति प्रदान की। इस समय उसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य लगान संबंधी श्रेष्ठ व्यवस्था स्थापित करना था। यह व्यवस्था जमीन की विधिवत पैमाइश, उसके वर्गीकरण तथा उसमें होने वाली पैदावार पर आधारित थी। किसानों के हितों का भी उसने पूरा ध्यान रखा और भ्रष्ट अधिकारियों को सजा दी। उसने प्रत्येक के साथ न्यायोचित व्यवहार किया। इस प्रकार इस काल में उसने शासन प्रबंध का उचित अनुभव भी प्राप्त कर लिया। फरीद के इस कुशल शासन प्रबंध और उसकी सफलता को देखकर उसकी सौतेली माँ उसे ईर्ष्या करने लगी। फलतः 1518 ईस्वी में उसे अपनी जागीर से हटना पड़ा। तत्पश्चात उसने सुल्तान इब्राहिम लोदी से प्रार्थना की कि उसके पिता की जागीर उसे सौंप दी जाए, किंतु सुल्तान ने उसकी प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब 1520-21 में हसन खां की मृत्यु हो गई, तब सुल्तान ने उसे उसकी जागीर सौंप दी, लेकिन उसके सौतेले भाई सुलेमान ने इसका विरोध किया और
चांद के हाकिम मोहम्मद खां सूर को इस उत्तराधिकार के झगड़े में हस्तक्षेप करने हेतु आमंत्रित किया। मोहम्मद खां हसन से वैमनस्य रखता था, अतः उसने इस आपसी झगड़े का लाभ उठाते हुए जागीर को 2 भागों में बांटने का प्रस्ताव रखा, जिसे फरीद ने अस्वीकार कर दिया। इसके बाद फरीद ने दक्षिणी बिहार के शासक बहार खां लोहानी के यहाँ नौकरी कर ली और अपनी योग्यता और सेवाओं से उसे प्रसन्न कर लिया। बहार खां ने ही उसे शेर खां की उपाधि प्रदान की थी। शेर खां की सुन्नति को देखकर बिहार के लोहानी व पठान सरदारों से जलने लगे और बहार खां के कान भर दिए। यह समय अफगानों के लिए बड़ा नाजुक था, क्योंकि हिंदुस्तान की सर्वोच्च सत्ता मुगलों के हाथों में जा चुकी थी। बहार खान ने सुल्तान मोहम्मद शाह की उपाधि धारण कर अपने को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था। शेर खां के शत्रुओं ने मोहम्मद शाह को कहा कि वह इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी से, जो अफगान सत्ता को पुनः स्थापित करने का प्रयास कर रहा था, से मिलने की तैयारी कर रहा था। मोहम्मद शाह को भय था कि यदि महमूद लोदी अफगानों की सत्ता पुनः स्थापित कर लेता है तो उसे महमूद लोदी की अधीनता में रहना पड़ेगा। अतः मोहम्मद शाह ने चांद के हाकिम मोहम्मद खां को शेर खां व सुलेमान के उत्तराधिकार के झगड़े को तय करने हेतु पंच नियुक्त कर दिया। शेर खां अब भी अपने साम्राज्य के जागीर के विभाजन के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि वह संपूर्ण जागीर का वास्तविक अधिकारी स्वयं को मानता था। अतः मोहम्मद खां ने सुलेमान की ओर से बलात जागीर पर अधिकार कर शेर खां को वहां से निकाल दिया। शेर खां को यह आशा थी कि अपनी जागीर को पुनः प्राप्त करने में उसे मुगल सम्राट बाबर से सहायता मिलेगी। अतः वह मुगलों की सेवा में चला गया। जब बाबर ने बिहार के अफगानों पर चढ़ाई की, तब शेर खां की सेवाएं उसके लिए बड़ी लाभदायक सिद्ध हुई। मार्च 1528 में उसकी जागीर उसे पुनः सौंप दी गई। मुगलों ने चांद पर भी अधिकार कर लिया, लेकिन शेर खां ने चांद पुनः मोहम्मद खां सूर को दिलवा कर उसे अपना कृतज्ञ बना लिया। मुगलों के साथ 2 वर्ष तक रहने के कारण शेर खां ने उनके शासन प्रबंध और सैनिक संगठन की कमजोरियों का पता लगा लिया। मुगलों के गैर मुगलों के साथ अपमानजनक व्यवहार के कारण 1528 के अंत में उसने मुगलों की नौकरी छोड़ दी। मुगलों की नौकरी छोड़कर शेर खां पुनः बिहार के सुल्तान मोहम्मद शाह के दरबार में आया, जहां उसे जलाल खां का शिक्षक व अभिभावक बना दिया गया। इसके बाद मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई तथा उसका उत्तराधिकारी जलाल खां अभी अल्पवयस्क था। सुल्तान की विधवा जलाल खां की संरक्षिका तथा शेर खां उसका सहायक बना। डिप्टी गवर्नर की हैसियत से उसने शासन व सेना का पुनर्गठन किया। अपने शिशु स्वामी के प्रति स्वामी भक्ति रखते हुए उसने अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली। उसने बिहार में अपने अनुयायियों का एक ऐसा दल तैयार किया जो शेर खां के लिए अपनी जान देने को भी तैयार रहता था। शेर खां के इस बढ़ते हुए प्रभाव को अन्य सरदार सहन नहीं कर सके और उन्होंने बंगाल जाकर नुसरत शाह को उसके विरुद्ध भड़काया। फलस्वरूप नुसरत शाह ने दक्षिणी बिहार पर आक्रमण कर दिया, लेकिन 1529 में शेर खां ने उसे बुरी तरह से परास्त किया। इससे शेर खां की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। अब लोहानी सरदार अपने शिशु शासक जलाल खां को लेकर नुसरत शाह के पास पुण्य सहायता के लिए गए, लेकिन वह पुण्य शेर खां पर आक्रमण करने का साहस नहीं कर सका। इस प्रकार जलाल खां के चले जाने से शेर खां दक्षिणी बिहार का वास्तविक शासक बन गया। इसके बाद उसने मुगलों के विरुद्ध महमूद लोदी के नेतृत्व में होने वाले अभियान में सहयोग दिया, किंतु इस युद्ध क्षेत्र में महमूद लोदी बिना लड़े ही भाग खड़ा हुआ तथा शेर खां सहित अनेक अफगान सरदारों ने बाबर की अधीनता स्वीकार कर ली। अब हम बात करते हैं शेर खां द्वारा चुनार पर अधिकार करने की। सिकंदर लोदी ने अपने एक प्रमुख अमीर ताज खां को चुनार के दुर्ग का गवर्नर बनाया था। इब्राहिम लोदी के काल में
वह चुनार का स्वतंत्र शासक बन गया। महमूद लोदी ने जब उसे दबाना चाहा तो उसने बाबर की अधीनता स्वीकार कर ली। ताज खां अपनी अन्य बेगमों से लाड़ मल्लिका को अधिक चाहता था। फलस्वरूप अन्य बेगमों से उत्पन्न पुत्र लाड़ मल्लिका से नाराज थे। इस पारस्परिक मनमुटाव ने झगड़े का रूप धारण कर लिया तथा ताज खां के बड़े पुत्र ने उसकी हत्या कर दी। इस पर लाड़ मल्लिका ने शेर खां को आमंत्रित कर उसे चुनार का दुर्ग सौंप दिया तथा उसने शेर खां से शादी कर ली। चुनार का दुर्ग सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था तथा शेर खां को चुनार से धन भी प्राप्त हुआ। इससे उसकी विजय लालसा और अधिक बढ़ गई। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हम शेर खां के हुमायूं से संघर्ष के बारे में पढ़ चुके हैं। उसमें हम उसके द्वारा बंगाल पर अधिकार करने और चौसा व कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को परास्त करके भारत पर शासन सत्ता स्थापित करने के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे हुमायूं को परास्त करके, कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को परास्त करके शेर खां ने किस प्रकार शासन सत्ता प्राप्त की और उसका राज्याभिषेक किस प्रकार हुआ। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि शेर खां ने चौसा के युद्ध के तुरंत बाद अपना राज्याभिषेक किया था, परंतु कानूनगों का कहना है कि चौसा के युद्ध के बाद शेर खां ने मुगलों का कन्नौज तक पीछा किया था। अतः यह संभव नहीं लगता कि चौसा के युद्ध के बाद उसने अपने राज्याभिषेक उत्सव में समय नष्ट किया हो। अतः कानूनगों का मत सही प्रतीत होता है कि कन्नौज अथवा बिलग्राम के युद्ध के बाद शेर खां ने अपना राज्याभिषेक उत्सव मनाया था। शेर खां एक सिंहासन पर बैठा तथा शाही छत्र उसके ऊपर रखा गया। इसी समय उसने शेर खां की उपाधि धारण की, अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और सिक्के ढलवाए। कन्नौज से कालपी तक के प्रदेशों में शांति एवं व्यवस्था स्थापित करने हेतु रक्षकों को नियुक्त किया तथा लगान वसूली के लिए अपने अधिकारियों को नियुक्त किया। चौसा व कन्नौज के युद्ध में परास्त करने के बाद भी शेरशाह ने हुमायूं का पीछा नहीं छोड़ा और उसने निरंतर अपने अधिकारियों से उसका पीछा करवाया और उसे भारत की सीमा छोड़ने के लिए विवश कर दिया। इसके बाद उसने गख्खर प्रदेश पर विजय प्राप्त की। सिंधु और झेलम के उत्तर में स्थित गख्खर प्रदेश सामरिक महत्व का प्रदेश था, क्योंकि भारत पर उत्तर पश्चिम से होने वाले आक्रमण इसी मार्ग से होते थे। अतः शेरशाह इस प्रदेश को अधिकृत करना चाहता था। राय सारंग और आदम खां जैसे गख्खर सरदारों ने उसका विरोध किया, अतः उनमें भीषण युद्ध हुआ। यद्यपि शेरशाह ने पूरे प्रदेश को रोन डाला, लेकिन गख्खर सरदारों पर उसका पूरा नियंत्रण स्थापित नहीं हुआ। शेरशाह ने इस सीमा की रक्षा के लिए यहाँ पर एक विशाल दुर्ग बनवाया, जिसका नाम रोहतास दुर्ग रखा। इस दुर्ग में उसने 50,000 सैनिक तैनात किए। इसी काल में उसे टोडरमल जैसा योग्य अधिकारी मिला, जिसकी देखरेख में रोहतास दुर्ग का निर्माण कार्य करवाया गया। इसके पश्चात शेरशाह ने बंगाल में व्यवस्था स्थापित करने का कार्य किया, क्योंकि बंगाल से उसकी लंबी अनुपस्थिति का लाभ उठाते हुए बंगाल का गवर्नर खिजर खां स्वतंत्र होने का प्रयास करने लगा था। जब शेर खां को इसकी सूचना मिली तो वह तुरंत ही 1541 की वर्षा ऋतु में सेना के साथ गढ़ी के पास आ धमका। शेरशाह के इस प्रकार आने से खिजर खां अचंभित रह गया और उसने शेरशाह का स्वागत करने के लिए वह आगे आया, लेकिन शेरशाह ने उसे बंदी बनाने की आज्ञा दे दी। भविष्य में ऐसे विद्रोह की पुनरावृत्ति रोकने हेतु उसने सैनिक गवर्नर का पद समाप्त कर दिया। उसने समस्त प्रांत को अनेक सरकारों में विभाजित कर, सरकार यानी कि जिला सरकारों में विभाजित कर प्रत्येक सरकार में एक फौजी शिकदार की नियुक्ति कर दी, जो अपने क्षेत्र में शांति और व्यवस्था बनाए रखता था। प्रांत के अधिकारियों पर कड़ी दृष्टि रखने के लिए तथा आपसी झगड़ों को निपटाने के लिए उसने एक काजी फजीलत नामक अधिकारी की नियुक्ति की।
इससे उसने प्रांतीय शासन का स्वरूप ही बदल दिया। बंगाल की शासन व्यवस्था सुधारने के पश्चात शेरशाह मालवा की ओर रवाना हुआ। उसने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया और गागरोन पहुंचा, जहां रायसीन के शक्तिशाली शासक पूर्णमल ने पहुंचकर उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। यहाँ से वह सारंगपुर की ओर बढ़ा। अब कादिर शाह उज्जैन से निकला, लेकिन उसके निकलने से पहले ही शेरशाह ने सारंगपुर पर अधिकार कर लिया। कादिर शाह भयभीत होकर अपनी राजधानी मांडू की तरफ आया, लेकिन जो ही शेरशाह ने मालवा पर धावा बोला, कादिर शाह का साहस टूट गया और उसने सारंगपुर पहुंचकर मालवा की सल्तनत शेरशाह को समर्पित कर दी। कादिर शाह को मालवा के बदले अन्य जागीर दी गई, लेकिन वह पसंद न आने के कारण वह एक रात अपने परिवार सहित गुजरात की तरफ भाग गया। इस प्रकार मालवा में कादिर शाह की सत्ता क्षण भर में ही समाप्त हो गई। इसके बाद अब हम बात करते हैं शेरशाह की रायसीन की विजय की। मध्य भारत में रायसीन नामक रियासत के शासक पूर्णमल ने हुमायूं के शासनकाल में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त कर ली थी। यद्यपि 1542 में पूर्णमल ने शेरशाह की अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन अभी भी मुसलमानों के प्रति पूर्णमल के व्यवहार को देखते हुए शेरशाह उसे सजा देना चाहता था। 1543 में शेरशाह ने रायसीन को घेर लिया। यह घेरा कई दिनों तक चलता रहा, लेकिन राजपूतों ने आत्मसमर्पण नहीं किया। किंतु जब शेरशाह ने कुरान पर हाथ रखकर राजपूत राजा और उसके आदमियों की जान माल की सुरक्षा का आश्वासन दिया, तो पूर्णमल ने आत्मसमर्पण कर दिया और उसे शेरशाह के समीप ही एक खेमे में ठहरा दिया गया। शेरशाह अपने वचन का पालन करना चाहता था, लेकिन चंदेरी की उन मुस्लिम विधवाओं की प्रार्थना पर जिन्हें पूर्णमल ने कष्ट दिया था, उसने अपने वचन को भंग कर दिया। जब दिन निकला तो पूर्णमल स्थिति समझ गया। वह समझ गया कि शेरशाह ने अपने वचन को भंग कर दिया है और राजपूत खेमे के चारों ओर सेनाएं तैनात कर दी। अफगानों ने अनेक राजपूतों का कत्ल किया। पूर्णमल भी मारा गया। जो राजपूत स्त्रियां व बच्चे जीवित बच गए, उन्हें गुलाम बना लिया गया। राजपूतों के प्रति यह विश्वासघात शेरशाह के उज्जवल चरित्र को कलंकित करने वाला एक धब्बा है। इसके बाद शेरशाह ने मुल्तान व सिंध पर विजय प्राप्त की। शेरशाह ने गखर प्रदेश में ख्वास खां और हैबात खां को तैयार किया था, लेकिन इनमें आपस में मनमुटाव होने के कारण ख्वास खां को वहां से हटा दिया गया और हैबात खां को प्रांत का गवर्नर बना दिया गया। 1542 के अंत में हुमायूं ने ठट्टा पर आक्रमण किया था। तब शाह हुसैन ने महमूद बखरी को ठट्टा बुला लिया। जब अफगानों को इसकी सूचना मिली, तब हैबात खां ने बखर पर आक्रमण कर उसे जीत लिया। सिंध विजय शेरशाह के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। अब शेरशाह को मारवाड़ में घुसने का मार्ग मिल गया था। अब हम बात करते हैं शेरशाह द्वारा मारवाड़ विजय की। मारवाड़ का शासक मालदेव मध्य भारत का एक प्रमुख राजा और कुशल कूटनीतिज्ञ था। उसने मारवाड़ के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया तथा बीकानेर के राव कल्याणमल को पराजित कर उसके आधे से अधिक राज्य पर अधिकार कर लिया था। 1541 में उसने हुमायूं को भी सहायता देने की पेशकश की थी, लेकिन हुमायूं ने मालदेव से उस समय सहायता मांगी जब शेरशाह ने उत्तरी भारत के अधिकांश भूभागों पर अधिकार कर लिया था। इस समय शेरशाह ने भी मालदेव को कहलाया था कि वह हुमायूं को शरण न दे तथा उसे बंदी बनाकर शेरशाह को सौंप दे। मालदेव ने तत्कालिक परिस्थितियों में तटस्थ रहना उचित समझा, अतः उसने हुमायूं को सैनिक सहायता का कोई वचन नहीं दिया।
इधर जब हुमायूं के दूत ने जोधपुर में शेरशाह के दूत को देखा तो उसे किसी षड्यंत्र की योजना समझकर हुमायूं को सूचित कर दिया। फलस्वरूप हुमायूं सिंध की तरफ चला गया। चूंकि मालदेव ने हुमायूं को बंदी नहीं बनाया था, इसलिए शेरशाह मालदेव से नाराज था। दूसरी तरफ बीकानेर का राव कल्याणमल, जो मालदेव से हार चुका था, वह भी शेरशाह से जा मिला था और उसे मालदेव पर आक्रमण करने हेतु प्रोत्साहित किया। फिर मालदेव जैसा शक्तिशाली शासक शेरशाह के लिए असहनीय था, अतः दोनों में संघर्ष होना अवश्यंभावी था। 1543 के अंत में रायसीन जीतने के बाद शेरशाह ने मारवाड़ को जीतने का निश्चय किया। मालदेव भी एक विशाल सेना लेकर शेरशाह का मुकाबला करने चल पड़ा। दोनों की सेनाएं जेतारण के पास सुमेल नामक स्थान पर 1 महीने तक आमने सामने पड़ी रही। मारवाड़ जैसे बंजर क्षेत्र में शेरशाह के लिए रसद इकट्ठी करना कठिन हो गया था। ऐसी विकट परिस्थितियों में शेरशाह ने कूटनीतिक चाल चली। उसने राठौड़ सरदारों की ओर से जाली पत्र तैयार करवा मालदेव के शिविर के पास डलवा दिए। इन पत्रों को देखते ही मालदेव को अपने ही सरदारों से विश्वासघात की आशंका हुई और बिना युद्ध करने किए ही वह वहां से चल पड़ा। लेकिन जेता और कूपा नामक राठौड़ सरदार अपने 12,000 आदमियों को लेकर अफगान सेना पर टूट पड़े ताकि उन पर विश्वासघाती का कलंक मिट सके। हालांकि राठौड़ राजपूतों ने अपनी अद्भुत वीरता का परिचय दिया था, लेकिन मुट्ठी भर राजपूत 80,000 अफगानों की सेना के सामने नहीं टिक सके और एक एक राजपूत लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गए। यद्यपि मालदेव के सामने सच्चाई आ गई थी, किंतु तब तक राजपूत सेना पूरी तरह से बिखर चुकी थी। शेरशाह राजपूतों के शौर्य को देखकर दंग रह गया, क्योंकि मुट्ठी भर राठौड़ों ने उसे काफी क्षति पहुंचाई थी। विवश होकर उसे कहना पड़ा कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए आज मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। मालदेव यहाँ से सिवाना चला गया और अजमेर से आबू तक का क्षेत्र शेरशाह के अधिकार में आ गया। अब हम बात करते हैं शेरशाह की मेवाड़ विजय की। राणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ में अव्यवस्था और अराजकता फैल गई थी। इसी अव्यवस्था के काल में बनवीर ने शिशु राजकुमार उदय सिंह की हत्या का प्रयास किया, किंतु पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर उदय सिंह को बचा लिया। 1542 में शिशु उदय सिंह मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। 1544 में शेरशाह ने मेवाड़ पर चढ़ाई कर दी। राणा उदय सिंह इस समय अल्पवयस्क था तथा सरदारों में अफगानों का सामना करने का साहस नहीं था। अतः जब शेरशाह चित्तौड़ से केवल 24 मील दूर था, दुर्ग रक्षक दुर्ग की चाबियां लेकर शेरशाह के पास गया और उसे चाबियां सौंप दी। अब शेरशाह कुंभलगढ़ की ओर गया और बिना किसी विरोध के उस पर अधिकार कर लिया। कानूनगों ने लिखा है कि शेरशाह ने राजपूताना के शासकों की स्वतंत्रता को पूर्णतः समाप्त नहीं किया था, बल्कि उनके राज्यों को उन्हीं के अधिकार में रहने दिया। शेरशाह की यह नीति थी कि राजपूताना की रियासतों का राजनीतिक पृथक्करण रहे ताकि वे अफगानों के विरुद्ध संगठित न हो सके। अतः राजपूताना के महत्वपूर्ण भागों पर नियंत्रण रखने के लिए शेरशाह ने राजपूताना के महत्वपूर्ण स्थानों पर अपनी चौकियां स्थापित की। विद्यार्थियों, अब हम बात करेंगे शेरशाह की कालिंजर विजय की। शेरशाह ने रीवा के राजा वीरभान बघेला को दरबार में बुलाया था, लेकिन उसने शेरशाह से भयभीत होकर कालिंजर के राजा कीरत सिंह के यहाँ शरण ले ली। शेरशाह ने कीरत सिंह से मांग की कि वह वीरभान को उसे सौंप दे, लेकिन कीरत सिंह ने उसकी इस मांग को ठुकरा दिया। अतः राजपूताना अभियान के बाद नवंबर 1544 में वह कालिंजर की ओर गया और कालिंजर के दुर्ग को घेर लिया। यह घेरा लगभग 1 साल तक चलता रहा, किंतु दुर्ग पर अधिकार न हो सका। अंत में दुर्ग की दीवारों को बारूद से उड़ाने के लिए बारूद का जाल बिछा दिया गया और इतना
ऊंचा बुर्ज तैयार किया कि दुर्ग का भीतरी भाग स्पष्ट दिखाई दे। 22 मई 1544 को आक्रमण की आज्ञा दे दी। शेरशाह स्वयं बुर्ज पर चढ़ गया और बारूद का एक पतीला दुर्ग के भीतर फेंका, किंतु वह पतीला दुर्ग की दीवार से टकरा गया और बारूद के ढेर में जहां शेरशाह खड़ा था आ गिरा, जिसमें भयंकर विस्फोट हुआ। इस विस्फोट में शेरशाह बुरी तरह से घायल हो गया। उसे शिविर में लाया गया। हालांकि अफगानों का आक्रमण सफल रहा और उन्होंने दुर्ग पर अधिकार कर लिया, लेकिन इस विजय की सूचना मिलने के कुछ समय पश्चात ही शेरशाह की मृत्यु हो गई। इस प्रकार विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हमने शेरशाह सूरी के द्वारा साम्राज्य विस्तार के बारे में पढ़ा, जिसके अंतर्गत हमने मालवा, रायसेन, मारवाड़, मेवाड़ और कालिंजर के विजयों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की। अगले वीडियो में हम शेरशाह की शासन व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके कारण इतिहास में उसका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ है। आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि इससे आपको इस टॉपिक को समझने में सहायता मिलेगी। धन्यवाद।